नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास में बैठा हूं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जयपुर ही नहीं वरन पूरे प्रदेश में उनको जाना जाता है। एक सच्चे और प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं। लोग नेता नगरी से उनको जोड़ते हैं, हालांकि वो राजनीति में उनका इतना वो नहीं है, एक पक्के समाज सेवी हैं। आज मैं उनके पास बैठा हूं, जनाब पप्पू कुरैशी साहब। हालांकि वो चुनाव भी लड़ चुके हैं विधायकी का, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो गतिविधियां चल रही हैं जयपुर में, तो आज मैं उन्हीं गतिविधियों को जानने के लिए जो पप्पू साहब के साथ में पुलिस द्वारा जो अभद्रता की गई है और जो मसला तूल पकड़ रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए यहाँ आज आया हुआ हूँ। मेरे पास में बैठे हैं पप्पू कुरैशी साहब। मैं आज खुल के पप्पू भाई आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो पुलिस ने आपके साथ अभद्रता की है, और मैंने सुना है कि चाय के बहाने आपको वो लेकर गए और वहां जाकर जो आपके साथ में उन्होंने उनका व्यवहार हुआ, वो कैसा था और क्या मामला था, हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उनको भी पता लगे कि पुलिस का रवैया और आम जनता के साथ, जब एक नेता के साथ ऐसा हो सकता है, एक समाज सेवी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी के साथ में कैसा होगा। देखिए, मैं इसको विस्तार से बताऊं तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप कहें जी, तो मैं विस्तार से बता दूं। जी बताएं। देखिए, ये मामला तो क्रिकेट का है ये, मगर जो भावना जो मेरी है जी, वो समाज के प्रति है, क्योंकि जब हमने माननीय महेश जोशी को समर्थन दिया था जी, और दिल और जान से बिगड़ किसी स्वार्थ या लालच के जी, मेहनत की थी उनको जिताने की, और मालिक ने उनको जिताया भी, लेकिन वो कभी भी हमारी इस उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हमने जब भी समाज को लेकर कोई बात उनके सामने रखी, तो उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया है कि अगर मैं जल्दी से इनके समाज का या कौम का काम कर दूंगा तो ये दूसरा काम लेकर के जल्दी आ जाएंगे जी। इसलिए उन्होंने उस काम को जब जाकर के कराया, या तो कराया ही नहीं, अगर 10 काम बताए तो एक कराया, वो भी जब कराया जब उस काम की तारीख ही निकल जाती है जी। जैसे हमारे क्षेत्र में शिक्षा का मसला हो, उनके ट्रांसफर हो, हमारे पास हमारे जो एरिया के शिक्षा टीचर जो थे, कोई जोधपुर लगा हुआ, कोई चित्तौड़ लगा हुआ, हमने जब भी उनको शहर में लाने की आज तक सुनाई नहीं हुई। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के हवा महल के, हमारे क्षेत्र भट्टा बस्ती के कोई अधिकारीगण है, हमने जब भी उनके लिए कहा तब कभी सुनाई नहीं हुई। खैर, वो अलग चीज है, मैं उसको इससे जोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अभी मामला जो ये हुआ है महेश जी से, वो पहले तो मैं बताना चाहूंगा करबजले से भी पहले एक जमीन है मानबाग में जी। मानबाग में एक जमीन है, 2 बीघा 5 बिस्वा वो जमीन थी लच्छू माली के नाम। 1975 में लच्छू माली ने 1975 में लच्छू माली ने उस जमीन का एग्रीमेंट जलमहल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम किया था, और जलमहल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उस जमीन को उस वक्त के हिसाब से, रेट के हिसाब से बेचा था, और वो जमीन लगभग 100% मुसलमानों ने ही खरीदी थी। और उस जमीन में कुछ लोगों ने पीछे का जो हिस्सा है कॉलोनी की तरफ अपने पक्के मकान भी बनाए हुए हैं, रिहायशी भी कर रहे हैं, और उस 2 बीघा 5 बिस्वा में से लगभग 3500 से 4000 गज जमीन फ्रंट पे, मेन रोड पे जी, वो करीब 15 से 16 व्यक्तियों की है। किसी की 200 गज, किसी की 300 गज, किसी की 400 गज जी। उस जमीन का नामांतरण वापस से लच्छू माली के नाम 40 साल बाद वापस से दोबारा लच्छू माली के नाम खुलवाया गया। और जब खुलवाने के बाद, जब एक वहां एक स्टेशन है इंदर नाम का, और उसका भाई अभी चुनाव भी लड़ा है कांग्रेस से, माननीय महेश जी ने टिकट दिया था उसको। अच्छा। और उसकी सांठगांठ जो देखी मैंने जब इस काम में मैं घुसा, तो पूरी हमारे माननीय एमएलए साहब, उनके पुत्र और उनकी टीम के साथ नजर आई, जो पूरा जयपुर जानता है जी। तब पता चला कि उन्होंने लोगों को बुलाकर
उन जमीनों को दिखा के नामांतरण हमारे नाम खुल गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास सोसाइटी के पट्टे हैं, कोई वैलिड नहीं है जी। लोगों को 10,000 12,000 10,000 12,000 गज के पैसे, भाव के पैसे दे दिए। जमीन है आज की रेट में करीब 70,000 रुपए गज की। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें से 2-3 पार्टी ऐसी हैं अभी जिन्होंने अभी तक नहीं दी। उनमें से एक पार्टी थे मुफ्ती अहमद हसन साहब, वो घूम फिर के किसी ने बताया, मेरे पास आए और मैंने इस मुद्दे को गंभीरता से जब सुना और लिया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारे पास जब इतनी बड़ी ताकत है, हमारे पास जब इतना बड़ा पावर है माननीय महेश जोशी जी का, तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। हम इस बात को माननीय महेश जोशी के पास रखेंगे और मैंने जाकर के रखा। लेकिन उन्होंने इस बात को सुन के अधूरी कमती बढ़ती और एक अपने किसी निजी आदमी को मामला संभला दिया कि पप्पू भाई इनसे मिलो, ये मामला क्लोज करवा देंगे। जब मैं उनके आदमी के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स कागज लेकर गया, पूरी बात रखी, तो उस आदमी ने मुझे पैसों का लालच देना चाहा। अच्छा, कि पप्पू भाई इतने पैसे तो मुफ्ती साहब को दिला दो 15,000 के भाव से, और लोगों की 12,000 में 10,000 में बिकी, उसकी 15,000 के भाव से दिला दो, और 5, 10, 15 लाख जो आपको चाहिए आप ले लो। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसमें ये लोग इन्वॉल्वमेंट है। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ और मुझे बुरा लगा। मैंने कहा भाई आपको माननीय एमएलए साहब ने, भाई साहब ने ये काम सौंपा है कि इसमें न्याय करा जाए, आप सौदेबाजी क्यों कर रहे हो, अपना क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें। सही। तो मुझे कुछ ऐसा लगा। उसके बाद वहां डंडा हुआ, तो फोन करा तो स्विच ऑफ आता है, जब डंडा हो रहा था तो फोन करा तो स्विच ऑफ आता है। पूरा डंडा होने के बाद, पूरा कब्जा होने के बाद फोन चालू होता है और फिर पुलिस को फोन करा जाता है कि जाके काम रुकवा दो। काम रुकने की जरूरत ही नहीं, कब्जा हो गया, डंडा हो गया। सही। और उसी को लेकर मैं लगातार महेश जी से, भाई साहब से मिलता रहा। उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज करते रहे, लिखित दे दो, लीगल कार्रवाई करा दूंगा, ये करा देंगे, गोल मोल रही। और मेरे सामने सारी पिक्चर आ गई कि ये मामला भाई साहब के का खुद का नहीं हो गया, चाहे उनके पुत्र का हो या पुत्र के साथ जो टीम है उनका हो, ये मामले में कहीं ना कहीं लिप्त है। क्योंकि किसी भी जमीन का 40 साल बाद दोबारा निमंत्रण खुलना, पर निमंत्रण खुलने के बाद हमने आरटीआई लगा दी। आरटीआई से 2014 तक के हमें पेपर दिए जाते हैं, 2021 के क्यों नहीं दिए जा रहे। और वो पटवारी आज 8 दिन हो गए अपनी सीट पे नहीं बैठ रहा, पूरी फाइल गायब है। ये भाई एक तो बात ये। इसी प्रकरण के चलते चलते करबला का मुद्दा आ जाता है। करबला के मुद्दे में जब हमारे सूफियों ने, हबीबुर रहमान नियाजी साहब ने वीडियो वायरल करके माननीय महेश जोशी से रिक्वेस्ट की कि इस जमीन पर आप क्रिकेट टूर्नामेंट ना कराएं, आप हमारे कौम के लीडर हैं, कौम आप में एक अच्छा नेता देखती है और हम आपसे अच्छी अपेक्षा करते हैं। फिर भी उन्होंने अपने पुत्र के मोह में, लाड़ में, प्यार में हमारे उलमाओं को, सूफियों को, मौलानाओं को, सबको दरकिनार करके बिगर वक्फ बोर्ड की अनुमति के वहां क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। मुझे उस दुख हुआ उसका कि हमारे जो है उलमाओं की, हमारे सूफियों की, मौलानाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, हमारे कौम की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। हमने उस पर आवाज उठाना चाहिए। तो उस दिन, जिस दिन क्रिकेट टूर्नामेंट की ओपनिंग थी, उस दिन यूनुस चौकीदार को सुबह 7 बजे पुलिस ने उठा लिया। मेरे घर पे भी छावनी बना दी पुलिस ने। अच्छा। कैसे तैसे करके मुझे 20 आदमी की इजाजत दी, मैं गया वहां, मैंने अपना विरोध दर्ज करा। उसके बाद क्या हुआ, बहुत बड़ा टूल पकड़े मामला, क्रिकेट रुका। फिर जुमे के दिन मैं अपने नमाज पढ़ने करबला नमाज पढ़ी मैंने, मुझे चैनपुरा जाना था, करबला नमाज पढ़ने रुका। करबला जैसे ही नमाज पढ़ के मैं निकला, एसपी साहब ने मेरे को चाय के लिए निमंत्रण दिया कि साहब परसों आप प्रदर्शन करने आए थे, तो अपन परिचित नहीं हुए, एक दूसरे से चाय पीते हैं, एक दूसरे से बात करेंगे। मैं भी नया हूँ जयपुर में जी। थाने जाकर ले जाकर के जो उन्होंने, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ जी, पता नहीं 10-5 मिनट तो अच्छे से बात करी, तो फिर पता नहीं किसका फोन आया, उन्होंने अलग में बात करी, एडिशनल एसपी सुमन चौधरी ने भी, डिप्टी साहब ने भी। और फिर उसके बाद एकदम अंदर आके रवैया चेंज हो गया, यूं कर बोला एक एक आदमी से बात करनी है अलग अलग। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर चला गया थाने के चौक में, तो यूनुस चौकीदार से बात करी पहले, और यूनुस चौकीदार कौन सा था, ब्रह्मपुरी थाने में। यूनुस चौकीदार से 6-7 मिनट बात करने के बाद फिर मुझे अंदर लिया। अंदर लेते गेट बंद कर दिया, कुंडली लगा दी। उस वक्त मौके पे जो है एडिशनल एसपी सुमन चौधरी थी और चंद्रशेखर रावत एसीपी था जो लेके गया था मुझे, और एक सिपाही था। अच्छा। तुरंत उनने गेट बंद करके कहा इसका मोबाइल ले लो। मैंने कहा साहब मतलब मोबाइल दे दे। और मेरे साथ बर्बरता से उन्होंने बात करना शुरू की। बोला तू कितना बड़ा नेता है, तू पता नहीं किससे टकरा रहा है।
उसके पावर का पता नहीं है। मैंने कहा साहब नाम बताओ, किसकी बात कर रहे हो? बोला बताऊंगा अभी तुझे नाम। तेरा हाथ तो नहीं, तेरे को इतने कानून लगाऊंगा, इतने धाराएं लगाऊंगा तेरे पे कि तेरे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे जमानत कराते कराते। अच्छा। तो मैंने उससे यूं हाथ उठा के कहा साहब आप तमीज से बात करो। तो मेरे से कहा तो हाथ नहीं जगह, नहीं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। अच्छा। मैंने कहा साहब आप चाय की के लाए हो, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, चक्कर आप मेरे समझ में। बोला ज्यादा मत बोल, ज्यादा तो बहुत बड़ा नेता बन रहा है क्या? फेसबुक पे तू क्या लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है? और तू ये करबला टूर्नामेंट हो गया, क्या हो गया? करबला टूर्नामेंट हो रहा है तो तुम्हारे को क्या मुसीबत आई? तुम इतने बड़े नेता हो गए इस तरीके की, मतलब अरे तरह से। मैंने कहा साहब देखो आप कानून के लहजे में बात करो, अगर मैं गलत हूँ या हम कोई गलती कर रहे हैं तो अपना देश का संविधान के अकॉर्डिंग जो भी कानून कायदा है उसके कायदे से हम पे धारा लगाओ, मुकदमा लगाओ, बंद कर दो, जेल भेज दो, लेकिन मर्यादा में रह के आप बात करो, आप बदतमीजी से बात मत करो। बोला साले गर्दन मत हिला, तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। खड़ा होके, एकदम खड़ा होके बोला। अच्छा। तो फिर मैं भी थोड़ा भावुक हो गया। मैंने कहा मैं भी खड़ा होके बोला मेरी गर्दन तोड़, मेरा हाथ तोड़, जेल भेज। बोल क्या करेगा? बोला तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई, कल से तेरा काम धंधा सब बंद। मैंने तेरे से स्लाटर हाउस है सब कमेला, वहां का पूरा डाटा निकलवा लिया, तू बहुत बड़ा भूमाफिया है और जो है तेरी उल्टी गिनती शुरू है, तेरा काम धंधा सब उजाड़ दूंगा। आज से मैं तेरे पीछे हूँ और आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो मैंने कहा साहब आपको जो करना है ना, मैंने तेज में आके कहा आपको जो करना है वो करो, आप मेरे गोली मारो, मेरा काम बंद कराओ, जो करना है करो, लेकिन मुझसे बदतमीजी से बात मत करो। ये कहकर मैं खड़े होके, गेट 2 फुट की दूरी पे गेट था, मैंने गेट खोल के निकलने लगा तो मेरा यूं पीछे से कॉलर पकड़ा कोट का, और जैसे ही मैं बाहर निकला तो क्योंकि रोड मिचने की आवाज बाहर जा रही थी, सिपाही खड़े थे बाहर, उन्होंने मुझे वापस अंदर धकेल दिया। अच्छा। और अंदर धकेल के फिर वो वापस सॉफ्ट हो गया। बोला नहीं मैं आपको चाय के लिए लाया था, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, बैठो आप चाय पी के जाएंगे, ये वो। और फिर उन्होंने काफी प्रयास करा मेरे को मनाने का, मतलब कि इशू ना बने। मैंने मैडम ने भी मुझसे कहा पप्पू जी पुलिस में नेताओं में तो चलता रहता है, इसको इशू मत लो आप इतना सीरियस। मैंने कहा मैडम मेरी जिंदगी में मेरे साथ इतनी बदसलूकी किसी ने नहीं की, ना मैंने किसी से की। मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं कोई भूमाफिया नहीं हूँ, मैं कोई मेरे पे ऐसा एलिगेशन नहीं है जिंदगी में। फिर मेरे से इतनी बदतमीजी से बात क्यों करी? मेरा दिल दुख रहा है। आज मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है, इतना दिल दुख रहा है कि हम जिस कांग्रेस सरकार के लिए सेकुलरिज्म का दम भरते हैं, आज आपके इस अधिकारी को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि आरएसएस की अधिकारियों में और आपके कांग्रेस के अधिकारियों में कोई फर्क नहीं। बोला सर प्लीज आप इसको इशू मत बनाओ। मैंने कहा नहीं मैडम आप साक्षी रहना, आपको गवाही देनी पड़ेगी इसने जो मेरे साथ बर्बरता की है। तो मैडम बोली सर मैं मौके का अधिकारी हूँ, घूम के मेरे पे आएगी, प्लीज आप इसको खत्म करो। फिर कोई फोन आया किसी एमएलए का, हमारे माननीय रफीक भाई का आया शायद, और उन्होंने बात करी अलग में, और फिर आके फिर मुझे समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा मैडम आप मुझे बंद कर दो, चाहे मेरे यही गोली मार दो, मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, ये इशू बनेगा क्योंकि ये गलत हुआ है। और मुझे इस चीज का दुख नहीं है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इस चीज का दुख है। फिर आम आदमी के साथ आपका क्या बर्ताव होता होगा या आगे क्या होगा अगर आज इस चीज का मैं आवाज उठाऊंगा मैडम। तो मैडम बोली ठीक है, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी, फिर भी आपकी मर्जी, आप जाइए। मैं वहां से आ गया। आने के बाद बाहर आते ही वहाँ जो लोग खड़े थे जिन्होंने रफीक भाई को फोन किया था, उनके फोन आया रफीक भाई का। रफीक भाई बोले कमिश्नरेट आ जाओ। कमिश्नरेट हम गए, कमिश्नर साहब ने पूरी बात सुनी, गंभीरता से सुनी और अफसोस जताया और मुझसे कहा पूरा प्रकरण नमाज पढ़ने से लेके और एंड तक लिख के दो पप्पू भाई, इसमें जांच कराएंगे। मैंने ये भी कहा कमिश्नर साहब से कि मान्यवर कमरे में मैं अकेला था, मेरा फोन भी लेके अलग रख दिया था, छीन लिया था, अब उसकी गवाह शहादत कौन देगा? गवाह तो मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बेफिक्र रहो, मैं जांच कराऊंगा, इसकी निष्पक्ष जांच होगी और मैं इसी आशा करता हूँ कि इन दोषी जो अधिकारी हैं इन पे कार्रवाई होगी और हमारे जितने भी जो शहर के संगठन हैं, सूफी हैं और मुस्लिम जो जितनी भी कमेटियां हैं, तंजीमें हैं, इन्होंने भी इस पर आवाज उठाई है। हमारे शहर के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी संजीदा लोग हैं, सबने इस पर आवाज उठाई है। तो मैं ऐसा मानता हूँ सरकार, कांग्रेस सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर पर्सन ज्ञान लेंगे और इन अधिकारियों को निलंबित करेंगे ताकि आगे से ऐसी घटना किसी के साथ न हो। पप्पू भाई ये जो मसला कब्रिस्तान वाला है जी, ये भी कई दिनों से चल रहा था, मुझे सुनाई भी आया था कि कब्रिस्तान का क्या मसला है, उसमें किसकी जमीन है और कौन इसका हकदार है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? कब्रिस्तान का जो पूरा मामला है ये सॉरी करबला की जो मसला, देखिए करबला की जो जमीन है ये जमीन वक्फ बोर्ड की। अच्छा।
और वक्फ बोर्ड से एनओसी भी नहीं थी। वक्फ बोर्ड ने एक लेटर जारी किया था टूर्नामेंट चालू होने से पहले जी माननीय कलेक्टर महोदय जी को, पुलिस कमिश्नर को, जी कि ये मैच जो है गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, इसकी कोई अनुमति नहीं है वक्फ बोर्ड से, और इस क्रिकेट टूर्नामेंट को रोका जाए, यानी इससे कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। लेकिन उसको भी नज़रअंदाज किया गया, और हमारे जो धार्मिक जो उलमा हैं, सूफी हैं, उनकी भी वीडियो को, उनकी भी गुजारिश को, उनकी भी अपील को जो है नज़रअंदाज किया गया। और मैं तो खुद आश्चर्य हूँ इस चीज़ को लेकर के महेश जोशी जी ने, मतलब ये क्या है कि इतने सब चीज़ को नकारने के बाद जो एक व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माननीय महेश जोशी जी, जो लोगों से खुद कहते हैं विधिक कार्रवाई, लीगल काम होना चाहिए, वो खुद गैर कानूनी तरीके से इस मैच को करवा रहे थे। तो मैं तो खुद अभी तक नहीं समझ पा रहा कि माननीय महेश जोशी जी ऐसा कर सकते हैं, पुलिस उनकी ऐसा कर सकती है। लेकिन मजबूरी मानना पड़ रहा है। मैं आज उनको जो है ना आरएसएस की लॉबी से देख रहा हूँ कि उन्होंने पूरा जो एक आरएसएस का जो एजेंडा होता है अल्पसंख्यकों के साथ, पूरा वो एजेंडा अपनाकर काम किया। वो तो जब अपने आप पे गुजरती है तभी मालूम पड़ता है जी ना, ये और अन्य लोगों के साथ फिर क्या होता होगा, ये आज एहसास हो गया है। ये हमारे जयपुर के एक ऐसे समाज सेवी हैं जो गरीबों के हमदर्द हैं, और अगर रात को भी किसी गरीब को इनकी मदद की जरूरत पड़ती है तो ये रात में भी उनके साथ चल देते हैं। क्यूपी न्यूज़ इस बात की निंदा करता है कि एक प्रतिष्ठित समाज सेवी के साथ में जो ये दुर्व्यवहार हुआ है ये गलत है, और पुलिस विभाग, प्रशासन व सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और जरूर लेना चाहिए। नमस्कार।